Hello everyone, today we are going to learn about the Operation Research Unit 1. तो let's start with the basics of Operation Research. Operation Research से आप क्या समझते हैं? Operations डे टू डे एक्टिविटीज़ या फंक्शंस होते हैं जो हमारे बिजनेस में किए जाते हैं एंड वो सारे फंक्शंस के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. तो रिसोर्सेज कौन से होते हैं? एनर्जी, टाइम, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स. बिजनेस में भी सेम होते हैं, कैपिटल होता है, एसेट्स होते हैं, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं. वी नो कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड. रिसोर्सेज हैव कंस्ट्रेंट्स इन विच वी अर्न प्रॉफिट इन बिजनेस. रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम उनका एक्सेसिव यूज़ नहीं कर सकते हैं. रिसोर्सेज की एक ड्यूरेशन है कि हमें उतना ही यूज़ करना है जिससे कि हमें प्रॉफिट हो सके बिजनेस में. सो वी नीड टू लर्न द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. तो हमें कितना कैसे मैनेज करके रिसोर्सेज यूज़ करने हैं इस लेवल तक, उस लेवल तक कि हम प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर सकें और ऑप्टिमल यूज़ करके रिसोर्सेज का मैक्सिमम प्रॉफिट यूज़ कर सकें. सो कैन वी मैनेज अ बिजनेस सक्सेसफुल बाय लिमिटेड रिसोर्सेज बाय लुकिंग एट कंस्ट्रेंट्स? ऑफ कोर्स. फॉर this field, because this field helps in this how to manage our business successful with the limited resources. Operation research की यही मीनिंग है, वो इसलिए बनाई गई है जिससे कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके उनके कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए कैसे अपने बिजनेस को सक्सेसफुल या बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर सकें. दिस सब्जेक्ट इज मेड फॉर दिस पर्पज ओनली. सो द प्रॉब्लम्स विच अकर ड्यूरिंग द ऑपरेशन, जो ऑपरेशंस करते टाइम बिजनेस के जो प्रॉब्लम अकर होती हैं, हमें टेक्निक फाइंड करनी होती है कि उन प्रॉब्लम्स को कौन सी बेस्ट टेक्निक यूज़ करके हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सके रिसोर्सेज का. सो दिस फील्ड इज नोन एज ऑपरेशन रिसर्च. सो देर आर वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स. First of all, the unit 1 talks about the first technique, that is LPP problem, means linear programming problem. Second unit talks about transportation, which we have studied earlier, and unit 3 talks about the decision theory through the network decision theory, and unit 4 talks about network analysis, and fifth is game theory. So first of all we are going to learn about unit 1, that is linear programming problem. इसमें क्या होता है, ये पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पार्ट 1 होता है फॉर्मुलेशन और पार्ट 2 होता है सॉल्यूशन. फॉर्मुलेशन यानी कि आपको उस प्रॉब्लम को पहले फॉर्मुलेट करना है, फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन करने के बाद उस चीज़ का सॉल्यूशन हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड से, एक सिंप्लेक्स मेथड से. ग्राफिकल मेथड से तभी निकाल सकते हैं जब सिर्फ दो ही वैल्यूज़ दी हैं, एक्स और वाई की. लेकिन सिंप्लेक्स हम तब यूज़ करेंगे जब दो से ज़्यादा वैल्यूज़ फाइंड करनी हो हमें, जैसे एक्स वाई जेड की. तो हाउ OR वर्क्स, इसकी स्टेप्स क्या होंगे कि एलपीपी थ्योरी को, एलपीपी प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करेंगे. पहले हमें एक गिवन प्रॉब्लम दी गई होगी, वो प्रॉब्लम वर्ड्स में दी गई होगी, तो वो हमें अंडरस्टैंड करना है. स्टेप 1 टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विच इज गिवन इन द वर्ड्स. सेकेंड स्टेप क्या होगा? फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन यानी कि हम कैसे उस वर्ड प्रॉब्लम को एक स्ट्रक्चर्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, एक स्ट्रक्चर्ड मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें या फॉर्मुलेट कर सकें, इससे कि हम फर्दर स्टेप्स प्रोसेस कर सकें. फिर लास्ट में हमें थर्ड स्टेप है कि हमें डिसाइड करना है कौन सी टूल या टेक्निक यूज़ करना है, एलपीपी यूज़ करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है या कोई और. लास्ट है कि फिर उसका सॉल्यूशन डिसाइड करना है. सॉल्यूशन हमें क्यों डिसाइड करना है? क्योंकि हमें ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज को और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है बिजनेस में. सो लेट्स अंडरस्टैंड द एलपीपी फॉर्मुलेशन थ्रू प्रॉब्लम 1. एक प्रॉब्लम दी गई है वर्ड्स में. अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी. एक मैन्युफैक्चर प्लांट है जो दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी. यू कैन राइट दिस एज, आप गिवन में लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है हमें, तो आप इसे ऐसे इस तरीके से गिवन के फॉर्म में फॉर्मुलेट कर लें कि ए प्रोडक्ट ए दिया है, प्रोडक्ट बी दिया गया है, ये गिवन है. फिर क्या नेक्स्ट बोलता है क्वेश्चन? बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ ए प्रॉफिट अर्न इज ₹5 पर यूनिट. इसका प्रॉफिट इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? इसमें दिया गया है कि 1 यूनिट की जब ए की सेल करेंगे तो हमें ₹5 का प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट इक्वेशन ₹5 पर यूनिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट ए, ये लिख लेंगे हम. नेक्स्ट क्या बोलता है कि बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ बी प्रॉफिट अर्न इज ₹6 पर यूनिट. सेम हम यहाँ गिवन में लिख लेंगे कि प्रॉफिट इक्वेशन बनाते टाइम हमारा ये कंस्ट्रेंट है कि हमारा प्रॉफिट एक यूनिट प्रोडक्ट बी को सेल करते टाइम ₹6 पर यूनिट का प्रॉफिट हुआ. बट रिमेंबर कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है. अब रिसोर्सेज की इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. क्या दिया गया प्रॉब्लम में? फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए 1 आवर इज रिक्वायर्ड. फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए 1 आवर इज रिक्वायर्ड. इन्होंने किस चीज़ की बात की है? टाइम की. तो टाइम इज अ रिसोर्स. ओनली 10 प्रोडक्शन आवर्स आर अवेलेबल. ओनली 10 प्रोडक्शन आवर्स, एज यू कैन सी ओनली 10 प्रोडक्शन आवर्स, मतलब ये कंस्ट्रेंट है. हम चाहे जितना अपनी मर्जी से टाइम नहीं ले सकते हैं, ये कंस्ट्रेंट है कि हम 10 प्रोडक्शन आवर्स से ही अवेलेबल हैं. तो यहाँ हम कंस्ट्रेंट लिख सकते हैं कॉर्नर में ऐसे टाइम बना के कि कंस्ट्रेंट हमारे पास है कि 10 आवर्स से ज़्यादा हम यूज़ ही नहीं कर सकते. और 1 यूनिट ए को, प्रोडक्ट ए को बनाने में 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा. तो 1 आवर रिक्वायर्ड कितना होगा? प्रोडक्ट ए को बनाने में 1 आवर पर यूनिट रिक्वायर्ड है. और सेम विद द फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी 2 आवर्स आर रिक्वायर्ड. हाँ, सो 1 फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी 2 आवर्स इज रिक्वायर्ड. 2 आवर्स तो हम यहाँ लिख लेंगे रिक्वायरमेंट में कि टाइम कितना रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट बी को बनाने में, 2 आवर्स पर यूनिट के हिसाब से.
अब नेक्स्ट क्या लिखा है, फॉर प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट ऑफ ए 2 लेबर्स आर रिक्वायर्ड। अब इसमें लेबर्स की बात हो रही है, मतलब कि सेकेंड रिसोर्स की बात हो रही है। कितनी रिक्वायरमेंट है, लेबर्स 2 पर्सन्स और 2 लेबर एक यूनिट को बनाने में। एक यूनिट किसकी, प्रोडक्ट ए की, तो हम इतनी रिक्वायरमेंट लिख देंगे यहाँ। सेम विथ फॉर बी के लिए कितनी यूनिट रिक्वायर्ड है, कितनी लेबर रिक्वायर्ड है एक यूनिट के लिए, 3 लेबर पर यूनिट फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट बी, और ओनली 15 आर अवेलेबल, ओनली 15 आर अवेलेबल, मतलब कि 15 लेबर इज आर कंस्ट्रेंट, कि हम 15 से ज़्यादा तो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, इतने ही अवेलेबल हैं। अब मेन पॉइंट इज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी शुड बी मेड टू मैक्सिमाइज आर प्रॉफिट बाय लुकिंग एट ऑल कंस्ट्रेंट। सारे कंस्ट्रेंट हमने देख लिए हैं, उन सारी कंस्ट्रेंट को मैनेज करना है हमें इस तरीके से कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो और हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज भी ना हो, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, और इससे कि वो मैक्सिमाइज करें हमारे प्रॉफिट को। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम गिवन प्रॉब्लम्स को हमने अब फॉर्मुलेट कर लिया है ऐसे। अब हम समझ गए हैं कि इतनी हमारी प्रॉफिट इक्वेशन के लिए एक यूनिट होता है, एक यूनिट पे प्रॉफिट मिलता है, इतना हमें टाइम रिक्वायर्ड है ए बनाने के लिए, इतना रिक्वायर्ड है बी बनाने के लिए टाइम और लेबर, इतना हमारा कंस्ट्रेंट है कि इससे ज़्यादा तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी शुड बी मेड, मतलब कि नंबर ऑफ यूनिट्स इज नॉट डिसाइडेड बाय द क्वेश्चन, हमें वही पता करना है कि कितनी यूनिट्स बनी चाहिए। तो लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ ए बी एक्स, क्या हम उस जो यूनिट्स हमें दी ही नहीं गई हैं, क्या हम उन्हें वेरिएबल में नहीं ले सकते इक्वेशन बनाने के लिए? येस ऑफ कोर्स वी कैन टेक इट इन वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो तो हम उसे वेरिएबल्स ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी। सो फर्स्ट इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ ए विल बी x and let the total number of units made should be made of produced of b be y। so जैसे कि हमने टोटल यूनिट्स की इक्वेशन बना ली है, अब हम बनाने वाले हैं प्रॉफिट इक्वेशन। हमें गिवन में क्या था कि 5 रुपीज़ पर यूनिट गिवन थी, तो प्रॉफिट इक्वेशन हम उन्हीं जो प्राइस दी होगी एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट मिलता है उसी की हेल्प से प्रॉफिट इक्वेशन करेंगे। तो प्रॉफिट इक्वेशन फॉर मेकिंग और प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए विल बी 5 इंटू एक्स। अब एक यूनिट का प्रॉफिट दिया हुआ था 5 रुपीज़ 5 पर यूनिट, हमें पता करना है वो इक्वेशन कि सारी यूनिट्स जितनी भी यूनिट्स बनी जाएंगी उसके लिए कितनी प्रॉफिट जनरेट होगी। अब हमें यूनिट्स पता नहीं है तो उसके लिए हमें प्रॉफिट की इक्वेशन बनानी होगी। यूनिट्स हमने वेरिएबल में ली हुई थी, तो प्रॉफिट इक्वेशन फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए, कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मनी इंटू एक यूनिट की प्राइस इंटू नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स। तो नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स हमने वेरिएबल माना था एक्स, ए को एक्स माना था, बी को वाई। तो ए को प्रोड्यूस करने के लिए एक यूनिट की कितनी प्राइस लगी थी 5, तो 5 इंटू एक्स। और प्रॉफिट इक्वेशन फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट बी, बी के लिए कितनी टोटल यूनिट्स थी वाई, और उसकी प्राइस क्या दी हुई थी 6 रुपीज़ पर यूनिट। तो टोटल प्रॉफिट इक्वेशन फॉर ए एंड बी, इन दोनों को मिलाकर हमें कितना प्रॉफिट होता है, जेड मैक्स कुछ भी लिख सकते हैं आप, जेड मैक्सिमम या कोई प्रॉफिट पी मैक्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या होगा, इक्वल टू 5x प्लस 6y। जब हम दोनों की प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट पता लग पाएगा कि हमारे बिजनेस में दोनों प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। द नेक्स्ट रिसोर्स इक्वेशन हमें बनानी है टाइम की। जैसे कि हमने बात की हुई थी कि टाइम एक हमारा कंस्ट्रेंट है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कितनी है टाइम की, x आवर्स। टाइम रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर प्रोड्यूसिंग ए, जैसे कि दिया हुआ था हमारे पहले कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है, एज यू कैन सी इसमें 1 आवर पर यूनिट और इसमें 2 आवर्स पर यूनिट। तो टाइम रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब सारी यूनिट्स में कितना, सारी यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, जब एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता है, तो सारी यूनिट्स कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी x, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके टोटल टाइम पता कर सकते हैं 1 इंटू एक्स, मतलब x आवर्स। टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए विल बी x आवर्स, और टाइम रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर प्रोड्यूसिंग बी, बी के लिए हमें कितने आवर्स चाहिए एक यूनिट को बनाने में, 2 आवर्स, और सारी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को बनाने में कितने आवर्स चाहिए, टोटल यूनिट्स कितनी है हमारी y। तो क्या हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू 1 यूनिट का टाइम रिक्वायर्ड को मल्टीप्लाई करके टोटल टाइम रिक्वायर्ड की इक्वेशन पता कर सकते हैं, यस। सो टाइम कंस्ट्रेंट इक्वेशन अब हमारा है कि जब हमने, ये है रिक्वायर्ड टाइम की इक्वेशंस for producing required time, total required time equation for producing A and total required time for producing B, इतना है। अब है टाइम कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अब ये टाइम कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे बनेगी, इन दोनों को हमें ऐसे टाइम में प्रोड्यूस करना है कि हमारे पास 10 आवर्स ही अवेलेबल हैं। जब हमारे पास 10 आवर्स ही अवेलेबल हैं तो हम दोनों को इस तरीके से मैनेज करेंगे या ऐड करेंगे जो उससे कम हो, मतलब लेस देन इक्वल टू 10 हो, 10 से कम हो या 10 के इक्वल हो, कुछ इस तरीके से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर प्रोड्यूसिंग ए एंड फॉर प्रोड्यूसिंग बी। सो दिस वुड बी आर टाइम कंस्ट्रेंट इक्वेशन, x प्लस 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। जब कंस्ट्रेंट होता है, कंस्ट्रेंट का यही मतलब होता है कि हमें उस ऑप्टिमल यूटिलाइज करना है या उससे थोड़ा कम,
उससे कम भी हो सकता है या उससे इक्वल भी हो सकता है। द नेक्स्ट रिसोर्स हमारा दिया हुआ था लेबर। तो लेबर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 2 लेबर्स पर यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग ए एंड 3 लेबर्स पर यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग बी। सेम इज एक लेबर को एक प्रोडक्ट ए की बननी है तो कितने लेबर चाहिए? 2 लेबर चाहिए। और एक प्रोडक्ट बी की बनने के लिए कितने लेबर चाहिए? 3। और हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ए को प्रोड्यूस, मतलब ए की कितनी यूनिट्स बनने वाली हैं हमें पता नहीं था, हमने वेरिएबल लिया था टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ ए, तो एक्स। तो हम क्या मल्टीप्लाई करके टोटल लेबर रिक्वायर नहीं लिख सकते? येस, वी कैन राइट इट कि 2 इज द 1 यूनिट ए की बनाने के लिए 2 लेबर चाहिए इनटू टोटल यूनिट्स ऑफ ए की जितनी भी यूनिट्स बननी है हर यूनिट के लिए 2 लेबर चाहिए, तो 2 इंटू एक्स विल बी द टोटल लेबर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए। और लेबर रिक्वायर्ड फॉर बी सेम, एक यूनिट बी की बनाने के लिए 3 लेबर चाहिए, तो टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास? y। टोटल यूनिट एक यूनिट बनाने के लिए 3, तो टोटल यूनिट बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y। सपोज अगर यहाँ y की वैल्यू 2 दी होती कि 2 ही यूनिट बन सकती है हम b की, तो 2 इंटू 3 करते तो 6 लेबर चाहिए होते हमें, एक के लिए 3, 2 के लिए 6, तो इसीलिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट आता है लेबर कंस्ट्रेंट की इक्वेशन। अब लेबर कंस्ट्रेंट दिया हुआ था कि हम 15 लेबर से ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है हम उनसे कम से कम में यूज़ करवाना है या उससे इक्वल में यूज़ कर सकते हैं। 15 ही लेबर है, चाहे हम ए के लिए बनाए चाहे हम बी के लिए बनाए, तो हमारी दोनों को ऐड करने के बाद लेस देन इक्वल टू 15, 2x + 3y, ये ए के लिए लेबर चाहिए, ये बी के लिए लेबर चाहिए, वो दोनों लेबर इतने होने चाहिए वो कम हो या इक्वल हो 15 के, क्योंकि 15 से ज़्यादा हमें लेबर मिल ही नहीं सकते हैं, तो हम कहाँ से उसे प्रोड्यूस कर पाएंगे। एट द लास्ट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन को अब हमने कर लिया है। जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी हमने उसे मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट कर दिया है इक्वेशन के रूप में। प्रॉफिट इक्वेशन हमारी z max = 5x + 6y थी। क्यों थी? क्योंकि हमें एक यूनिट के लिए 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, टोटल यूनिट्स के लिए 5x का हो रहा था ए के लिए, और बी के लिए एक यूनिट बी की बनाते हैं तो 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, और टोटल यूनिट्स y थी हमारी क्योंकि हमें पता नहीं था, तो 6 × y, टोटल प्रॉफिट हमारा 6y हुआ, तो z max = 5x + 6y। सेम विद ये टाइम कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है, ये लेबर कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है। कंस्ट्रेंट यानी इन दोनों को प्रोड्यूस करते टाइम 10 से कम ही होना चाहिए, 10 के इक्वल होना चाहिए। इन दोनों को प्रोड्यूस करते टाइम ए और बी को प्रोड्यूस करते वक्त हमें लेबर 15 से कम होनी चाहिए, या 15 ही यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। और एट द लास्ट हम ये लिखेंगे x, y शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। x और y मतलब कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी कभी भी 0 से नीचे नेगेटिव हो ही नहीं सकती। मतलब अगर हम प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं, अगर x की वैल्यू 0 कर दी कि कोई भी यूनिट्स a की मत बनाओ, कोई भी यूनिट्स y की मत बनाओ, मतलब b की नहीं बनानी है, तो फिर हमारा प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा, कैसे हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा हमें। तो इसीलिए x और y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा 0 या 0 के ऊपर ही होगी, क्योंकि एक नंबर होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या नेगेटिव में नहीं जाएगी वो, बिकॉज टोटल यूनिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव।